Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students and viewers, Assalamu alaikum. We are learning science of class 8 and we have finished first chapter and we are supposed to do the exercise today. But before doing the exercise, I would like to explain the uh, pattern of the question paper which will be given on 27th of September when we will be holding this competition exam because I have been receiving calls from different schools and different uh, teachers that what would be the pattern of the question paper. तो ये क्वेश्चन पेपर का बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं है, बट ये इस आपको बहुत सारा आइडिया दे देगा कि आपने किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करने हैं। ये आपको ये बताएगा कि आपने बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवानी, क्रैमिंग नहीं करवानी, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे तो फिर बच्चे जो हैं ये पेपर दे विल बी एबल टू सॉल्व इट, अदरवाइज दे कैन नॉट सॉल्व दिस पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि पूरे लेसन के अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज हुई हैं, साइंटिफिक टर्म्स यूज हुई हैं इस इकोलॉजी वाले चैप्टर में, उन इम्पोर्टेंट टर्म्स में से कुछ टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाए कि इनकी डेफिनेशन बता दें। फॉर एग्जांपल फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्या है, प्रीडेशन, सिम्बियोसिस, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, एंडेंजर्ड स्पीशीज का क्या मतलब होता है, व्हाट डज एक्सटिंक्शन मीन, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। और इसके अलावा और भी टर्म्स हो सकती हैं इस चैप्टर के अंदर। मेरा ख्याल है कि देयर विल बी अराउंड 30 डिफरेंट टर्म्स जो आपके चैप्टर से मुतल्का हो सकती हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, इस तरह की। तो ये एक तो ये टर्म्स जो हैं बच्चों को बहुत उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, उनकी डेफिनेशंस आ सकती है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये आ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ सकता है, फिर एक्चुअल टेस्ट होगा बच्चों के कॉन्सेप्ट का। किस तरह के आएंगे क्वेश्चंस? एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट इनकरेक्ट यानी ट्रू फॉल्स, यस नो एंड वन वर्ड क्वेश्चंस के क्वेश्चन होगा जिसका आंसर एक लफ्ज में देना होगा। ठीक है, अब मैं आपको सारे वो कुछ मैंने बनाए हैं जो आपको बता देता हूँ पैटर्न के तौर पर। सबसे पहले एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सिंगल लीनियर पाथवे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सिंगल लीनियर पाथवे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है वो लीनियर पाथवे बताएं। तो सिंगल लीनियर पाथवे जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड चेन या सिम्बियोसिस। ये फूड चेन इसका आंसर है। आपको भी पता है कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, सन से आई एनर्जी ट्रांसफर हो गई प्रोड्यूसर्स में यानी प्लांट्स में, प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर होगी प्राइमरी कंज्यूमर्स में यानी जो भी हर्बीवोर्स होंगे, ये आपकी डियर हो गया, ज़ेब्रा हो गया, जिराफ हो गया और रैबिट हो गया, ये सारे हर्बीवोर्स हैं। उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए जो इनको खाते हैं, कार्निवोर्स। ठीक है, फॉक्स जो है वो रैबिट को खाती है। और फिर उसके बाद ये आपके लायन है, लेपर्ड है, वुल्फ है, तो ये आ गए। और उसके बाद फिर जो ये
फिर टॉप, ये टॉप प्रीडेटर्स हैं, ठीक है। तो टर्शरी का कंज्यूमर्स, तो ये इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है। सन की एनर्जी प्लांट में आई, प्लांट से एनर्जी गई एनिमल के अंदर, और उस वो एनिमल जो है वो हर्बीवोर है, और उस एनिमल से अगले एनिमल में गई जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और उससे उससे अगले में गई जो टर्शरी कंज्यूमर है। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है एक लीनियर चेन में, एक लाइन में, ठीक है। ये शो बेशक एक सर्कल में की गई है, वो जो आपका वो जो एक लूप जिसमें इसको शो किया गया है, उसके दो मतलब है। एक तो वो जो एरोज हैं वो ये बताते हैं कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, ट्रॉफिक लेवल किसका, कौन सा ट्रैफिक लेवल है, यानी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनका ट्रैफिक लेवल क्या है, ट्रैफिक लेवल नंबर 2 है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसका ट्रैफिक लेवल नंबर 1 है, यानी उसको सबसे पहले वो एनर्जी लेता है सन से। उसके बाद ट्रैफिक 2 जो लेवल है वो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स वगैरह का है। तो चुनाचे ये कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर करना है। अच्छा, फिर ये इसलिए इसका लूप बनाया गया है कि इसमें सिर्फ एक चीज नहीं बताएगी एनर्जी ट्रांसफर, इसमें दूसरी चीज भी बताई गई है कि न्यूट्रिएंट्स का फ्लो कैसे होता है, ठीक है ना। एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो सिंगल डायरेक्शन में होती है, वो बैकवर्ड नहीं जाती, जबकि जो मैटर है वो एक लूप की शक्ल में वो बैकवर्ड भी चला जाता है। तो इसलिए एनर्जी जो है वो एक लीनियर पाथवे है, सीधी लाइन है, यानी यहाँ पे प्लांट है, बल्कि यहाँ पे सन है, फिर प्लांट है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, समझे रैबिट है, फिर आगे फॉक्स है, और फॉक्स के आगे लेपर्ड है या लायन है जो उसको खाता है, और वहां पे एनर्जी खत्म हो जाती है जाके, क्योंकि उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो डीकम्पोजर्स उसको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोजर्स जो हैं वो फूड चेन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्यों? इसलिए कि एनर्जी जहां पे जाके जो टॉप प्रीडेटर है, टर्शरी कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर है, उसकी जब डेथ हो जाती है तो वहां पे एनर्जी खत्म हो जाती है, और वो एनर्जी बैकवर्ड फ्लो नहीं करती। ये नहीं हो सकता कि आप वो एनर्जी जो है वो प्लांट में चली जाए, नो, प्लांट ने एनर्जी सन से ही लेनी है, ठीक है। इसलिए ये यहां पे खत्म हो गया। आगे है जी, व्हाट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कॉल्ड। इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन जब आपस में कनेक्ट हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको पता है, फूड वेब कहते हैं। तो ये नीचे जो ऑप्शन डी है फूड वेब, ये इसका आंसर। एन इकोलॉजिकल पिरामिड, वो जो एक पिरामिड बना हुआ मैंने समझाया था, is broad at the base and narrow at the top because producers are fewer than consumers। पर नहीं, ये तो नहीं है, प्रोड्यूसर्स फ्यूअर तो नहीं, प्रोड्यूसर तो ज्यादा होते हैं। एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, यस, हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती है। जो प्रोड्यूसर है वहां पे एनर्जी ज्यादा है, और हर अगला ट्रैफिक लेवल है वहां पे सिर्फ 10% एनर्जी जाती है, 90% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर 1 लाख पौधे जो हैं वो आपके, जिस तरह मैंने समझाया था, पिरामिड के बेस पे हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं 1 लाख केजी फर्ज करें उनका अगर वेट है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनको आप 1 लाख का 10वां हिस्सा, 10% ऊपर जानी है, तो 10,000 केजी जो है प्राइमरी कंज्यूमर का वजन होगा। और जो उसके बाद ऊपर अगला ट्रॉफिक लेवल है, तीसरे नंबर पे जो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, वहां पे फिर 10% जानी है, 10वां हिस्सा जाना है 10,000 का, 10,000 का 10वां हिस्सा 1,000 होता है, वो ऊपर जाएगा। और उसके बाद जो टर्शरी कंज्यूमर है एंड पे, वहां पे फिर 1,000 का 10वां हिस्सा 100, तो 100 केजी टॉप पे। तो ये इस तरीके से पिरामिड इस तरह नैरो होता जाता है। तो ये दूसरा जो बी ऑप्शन है वो ठीक है, एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल,
हर सक्सेसिव का मतलब समझते हैं ना कि एक के बाद इमीडिएट अगला जो आता है वो सक्सेसिव है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो सक्सेसिव है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो वेरी नेक्स्ट है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसको कहते हैं सक्सेसिव। हर एक के बाद बगैर गैप के जब अगला लेवल आएगा तो उसको हम सक्सेसिव लेवल कहते हैं। ठीक, चले जी। तो आगे है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। इनमें से मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी? ऑक्सीजन तो नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यस, ऑर्गन भी नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर। द एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज्यादा जमा हो जाना, बिल्डअप फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स डायरेक्टली लीड्स टू, क्या करता है जब ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं ऊपर एक्सेसिवली, तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसका जो यहाँ पे आपको वैसे ही ऑप्शन देखे बगैर ही, ये है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात। ऑप्शंस 4 हैं, उनको देखे बगैर ही वो आंसर बता दें कि ये आंसर इसका हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग। The reliance of living organisms on each other and their physical environment is termed, देखें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रिलायंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस, रिलायंस क्या है? डिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, और अपनी जो एनवायरनमेंट है, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, सॉइल है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, उसके ऊपर जो डिपेंड करना है, उसको क्या कहते हैं हम? ये हमने बड़ी डिटेल से ये पूरी एक वीडियो लेक्चर्स पे बनाया है, इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, आगे जी, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात को काटना, ओवर हंटिंग, ज्यादा शिकार करना, जानवरों को मारना, एंड पोल्यूशन, और आलूदगी जो है, आर प्राइमरी काजेज ऑफ, किस चीज के प्राइमरी काज हैं? जब ये सारा कुछ आप करेंगे तो क्या होगा? कमेंसलिज्म, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, सिम्बियोसिस, या ग्रीन हाउस इफेक्ट? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये हमने तीनों चीजें पढ़ी हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का पूरी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें ये 3 चीजें पढ़ी हमने, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग एंड पोल्यूशन। अच्छा जी, आगे है जी, अ लायन हंटिंग एंड ईटिंग अ ज़ीब्रा इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ, बताएं, एक लायन जो है हंट कर रहा है, शिकार कर रहा है ज़ेब्रे का, तो ये किस चीज की एग्जांपल है? क्या ये म्यूचुअलिज्म है? म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में तो एक दूसरे को फायदा आप पहुंचा रहे होते हैं। मैं आपको फायदा दे रहा हूं, आप मुझे फायदा दे रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है ना? कमेंसलिज्म में एक बंदा फायदा ले रहा होता है मगर दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा होता। को एग्जिस्टिंग, तो वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो प्रीडेशन, यस, प्रीडेशन, वो प्रीडेटर है, जो लायन है वो प्रीडेटर, तो प्रीडेशन इसका आंसर होगा। पैरासिटिज्म नहीं होगा। पैरासिटिज्म क्या होता है? अगर कोई पैरासाइट आपकी बॉडी में रह रहा है, जैसे आपके स्टमक में टेप वर्म वगैरह, या आप सर में जो ये लाइस, जुएं पड़ जाती हैं, वो भी पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो ये पैरासिटिज्म भी नहीं है, ये प्रीडेशन जी। 9, a close long term relationship, a close long term relationship between two different species is scientifically known as, लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे का ताल्लुक है दो डिफरेंट स्पीशीज के, दो मुख्तलिफ इकसाम ऑर्गेनिजम्स की, उनके दरमियान बड़ा क्लोज, करीबी और बड़े लंबे अरसे तक जो ताल्लुक है उसको हम क्या कहते हैं? बताएं, बगैर इसके देखे आपको पता होना चाहिए कि हम उसको क्या कहते हैं। सिम्बियोसिस आपने पढ़ा है, एग्जैक्ट यही डेफिनेशन आपकी बुक में होगी, सिम्बियोसिस, आंसर सी। ठीक है, ऑर्किड्स, ये छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ए लार्ज ट्री, एक बहुत बड़ा दरख्त है, उसके ऊपर छोटे छोटे वो ग्रो कर रहे हैं, विदाउट हार्मिंग इट, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। रिप्रेजेंट, ये क्या चीज है बताएं? म्यूचुअलिज्म में नहीं, म्यूचुअलिज्म में तो जो दोनों को फायदा हो रहा होता है। पैरासिटिज्म में नहीं,
कमेंसलिज्म है, यस कमेंसलिज्म है, एक फायदा ले रहा है मगर दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, तो ये कमेंसलिज्म है। ठीक है जी। आगे जी, बीज ऑब्टेनिंग नेक्टर, ये जो शहद की मक्खियां फूलों का रस चूसती है, नेक्टर जिसको कहते हैं, फ्रॉम फ्लावर्स, वाइल साइमल्टेनियसली पोलिनेटिंग देम, और वो पोलिनेशन भी कर रही है, यानी उनके विंग्स को पोलन ग्रेन्स लग रहे हैं उस फ्लावर से जहां से वो नेक्टर सक कर रही हैं, और वो दूसरे फ्लावर पे बैठती हैं तो वो पोलन ग्रेन साथ लेके जाती हैं, वहां पे पोलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट पे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये क्या होगा फिर बताएं? ये कंपटीशन है, पैरासिटिज्म है, कमेंसलिज्म है, ये म्यूचुअलिज्म है? ये म्यूचुअलिज्म है, क्योंकि हनी बी फायदा ले रही है फ्लावर से और फ्लावर फायदा ले रहा है उस हनी बी से, क्योंकि उसको पोलन ग्रेन्स वो लेके जाती है तो आगे रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसलिए ये म्यूचुअलिज्म है, दोनों को फायदा हो रहा है। आगे है जी, टेप वर्म्स लिविंग इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, इंसान की आंतों के अंदर जो कीड़े होते हैं, एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, और आप जो खुराक खाते हैं उसमें ज्यादा वो खा जाते हैं। ठीक है, ये किस चीज की एग्जांपल है बताएं? म्यूचुअलिज्म है, कमर्शियलिज्म है, प्रीडेशन है, या पैरासिटिज्म है? पैरासिटिज्म है, वो पैरासाइट है। क्यों? कि पैरासाइट जो होता है वो ये होता है कि वो आपकी बॉडी को नुकसान दे रहा हो, एक एक ऑर्गेनिज्म फायदा ले रहा है मगर दूसरे को नुकसान दे रहा है। ये तीन तरह के हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक म्यूचुअलिज्म के दोनों ही एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं, जैसे हनी बी और फ्लावर। एक हमने कमेंसलिज्म पढ़ा, जिस तरह अभी आपने ऑर्किड्स को पढ़ा, एक बहुत बड़े दरख्त के ऊपर छोटे छोटे उगे हुए हैं तो कोई नुकसान नहीं दे रहे, वो कमेंसलिज्म है। और ये पैरासिटिज्म है कि एक ऑर्गेनिज्म फायदा ले रहा है मगर दूसरे को नुकसान दे रहा है, तो ये पैरासिटिज्म है। पैरासाइट है वो इंसेक्ट जो है, जो पेस्ट है। Which of the following is currently classified as an endangered species in Pakistan? एंडेंजर्ड स्पीशी कौन सी होती है? वो स्पीशी जिसके खत्म हो जाने का, कंप्लीटली डिसअपियर, मुकम्मल तौर पर उसको फ्रॉम द अर्थ, जमीन से डिसअपियर हो जाए, उस स्पीशी को कहते हैं, यानी वो उसका डर है कि खत्म हो जाएगी अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया गया, तो उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। तो पाकिस्तान में बताएं, ये 400 का है, डोडो नहीं, डोडो पाकिस्तान में नहीं है, एक्सटिंक्शन पे, मगर ये किसी और जगह पे। पैसेंजर पिजन, ये एक्सटिंक्शन पे है मगर पाकिस्तान में नहीं है। ये पैसेंजर पिजन और डोडो दोनों ही जो हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, मगर ये पाकिस्तान में नहीं है। इंडस रिवर डॉल्फिन, यस, ये पाकिस्तान में है। हमारे दरिया सिंध में जो डॉल्फिन है वो एंडेंजर्ड स्पीशी है, उसको हमने बचाना है। द परमानेंट डिसअपीयरेंस, मुस्तकिल तौर पर गायब हो जाना, ऑफ एन एंटायर स्पीशीज, पूरी एक जानवरों की किस्म का जमीन से, जिस तरह डायनासोर गायब हो गए, फ्रॉम अर्थ, इज कॉल्ड परमानेंटली, जब तो एक्सटिंक्शन, आपको पता है एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्शन बी। ठीक है, विच टर्म रेफर्स स्पेसिफिकली टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट? आपको पता ही है, इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में जो इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, आंसर बी। ठीक है, तो ये तो आपके एमसीक्यूज थे। अब आगे आते हैं जी सेक्शन बी के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में a dash is a linear sequence of organisms through which energy and nutrients pass, food chain। लीनियर सीक्वेंस, एक बिल्कुल लीनियर जैसे एक स्ट्रेट पाथवे है, सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म है जिनसे एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, यानी सन के बाद सबसे पहले आगे प्लांट्स, प्लांट्स के बाद फिर आगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, रैबिट और डियर वगैरह, फिर आगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये फॉक्स जो है वो रैबिट को खाती है, फिर आगे टर्शियरी कंज्यूमर जो लायन है वो फॉक्स को खाता है। तो ये एक लीनियर सीक्वेंस है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का, जिनमें एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, तो इसको फूड चेन कहते हैं, ये आपको पता है।
आगे है जी, आ डैश शोज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फीडिंग रिलेशनशिप्स। जो इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए फीडिंग रिलेशनशिप्स यानी फूड चेन्स, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का जो एक नेटवर्क है, एक जाल है, उसको क्या कहते हैं? फूड वेब। ये भी हमने पढ़ा है। द डायग्राम that illustrates the relationship between different trophic levels is called an ecological pyramid। वो जो डायग्राम बनी हुई है, एक ट्राइंगल इकोलॉजिकल पिरामिड बना हुआ है, जिसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स प्लांट्स का, प्रोड्यूसर्स का, सेकंड ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ टर्शी कंज्यूमर। तो इस तरह वो ऊपर नैरो होता जाता है, पिरामिड बन जाता है। तो ये इसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। ये भी आपको बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर आर एग्जांपल्स ऑफ डैश गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। हमने पूरा लेक्चर इस पे पढ़ा है। द लॉन्ग टर्म राइज इन द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज नोन एज। जब लंबे अरसे तक जमीन का औसत टेम्परेचर, एवरेज, जमीन की सतह का एवरेज टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसके ऊपर भी पूरा लेक्चर हमने दिया है। द डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन वन अनदर एंड ऑन एबायोटिक फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड, पहले हम कर चुके हैं, इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। एक दूसरे पे ऊपर रिलायंस या डिपेंडेंस। ठीक है, ये बच्चों को रिलायंस का मतलब बताएं कि रिलायंस सिनोनिम है डिपेंडेंस का। ठीक है, ये उसका सिनोनिम है। इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ये होगी। द डिस्टर्बेंस ऑफ एन इकोसिस्टम्स नेचुरल स्टेबिलिटी। एक इकोसिस्टम की नेचुरल स्टेबिलिटी को आपने डिस्टर्ब कर दिया ओवर हंटिंग करके। ठीक है, तो उसमें ऑफन काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है जी, डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग, और उससे आपने उसमें एक इकोसिस्टम जो था उसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। आपने उसमें इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। ये हमने पूरा एक इसके ऊपर भी लेक्चर पढ़ा है। इन डैश वन ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में लिखा है द प्रीडेटर, एक्टिवली किल्स एंड फीड्स ऑन अनदर, ब्रैकेट में लिखा है द प्रे। प्रीडेटर जो किल करता है किसी दूसरे एनिमल को, जिसको हम प्रे कहते हैं, तो वो क्या है कि क्या प्रोसेस है? प्रीडेशन। इन प्रीडेशन कॉमा वन ऑर्गेनिज्म एक्टिवली किल्स एंड फीड्स ऑन अनदर। ठीक, तो ये प्रीडेशन आपने पढ़ा है क्या है? अ क्लोज एंड लास्टिंग एसोसिएशन, एक बड़ी करीबी और लंबे अरसे तक, लॉन्ग टर्म, पहले हमने लफ्ज लॉन्ग टर्म पढ़ा था, अब लास्टिंग, लास्टिंग भी लंबे अरसे तक, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, दो मुख्तलिफ जानवरों की स्पीशीज के दरमियान जो एक एसोसिएशन है लॉन्ग टर्म और क्लोज, उसको क्या कहते हैं? हम अभी पढ़ के आए हैं उसमें एमसीक्यू में, सिम्बियोसिस। इन डैश वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स while the other is neither helped nor harmed। किस प्रोसेस में? एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको फायदा हो रहा होता है, मगर दूसरे को कोई, ना उसकी कोई हेल्प हो रही है ना उसका कोई नुकसान हो रहा है। कमेंसलिज्म अभी पढ़ा है। इन डैश बोथ पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिजम्स गेन अ बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। किसमें? दोनों ऑर्गेनिजम्स जो है उनको फायदा हो रहा होता है एक दूसरे से। म्यूचुअलिज्म पढ़ा है हमने। 12 इन डैश वन ऑर्गेनिज्म, ब्रैकेट में द पैरासाइट, लिव्स ऑन और इन अ होस्ट, या तो किसी होस्ट के ऊपर रहता है, अगर तो वो जुएं हैं तो वो सर में होगी, ऊपर है, और अगर टेपवर्म है तो आपकी इंटेस्टाइन में अंदर है, या अंदर है या ऊपर है। ठीक है,
lives in or on or in a host and causes it harm, और नुकसान भी पहुंचाता है, ठीक है, तो वो पैरासिटिज्म है। ठीक है, इन पैरासिटिज्म आप लिखेंगे। स्पीशीज लाइक द स्नो लेपर्ड and the Bengal tiger are classified as dash species, endangered species। स्नो लेपर्ड आपको पता है पाकिस्तान में हमने पढ़ा है, मारखोर, स्नो लेपर्ड और इंडस रिवर डॉल्फिन, ये तीनों एंडेंजर्ड हैं, यानी ये इनका डर है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी जमीन से अगर हमने इनको प्रोटेक्ट ना किया तो, ठीक है, कंजर्व ना किया, इकदाम ना लिए तो ये एंडेंजर। इसी तरह बंगाल टाइगर, बंगाल में जो शेर है उनका, वो भी एंडेंजर्ड है। अच्छा जी, व्हेन द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज डाइज, जब किसी जानवरों की किस्म का आखिरी एनिमल भी मर जाए, द स्पीशीज इज डिक्लेयर्ड, तो फिर आप उस स्पीशीज को क्या कह देते हैं कि क्या होगी? एक्सटिंक्ट, खत्म हो गई है जमीन पे, अब ये है ही नहीं। मैं बार बार मिसाल आपको डायनासोर्स की दे रहा हूँ कि डायनासोर्स एक स्पीशी थी, अब एक भी नहीं है जमीन के ऊपर, वो एक्सटिंक्ट हो। आ या एन is a functional unit consisting of a community of living organisms interacting with their non-living physical surroundings through energy flow and nutrient cycles। An ecosystem, एक फंक्शनल यूनिट। देखें, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में फर्क है। इकोलॉजी तो आप स्टडी करते हैं, क्या है? स्टडी है एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, उनके साथ जो इंटरेक्शन है उसकी जब आप स्टडी करते हैं तो आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मगर ये जो इकोसिस्टम है ये तो एक फिजिकली अवेलेबल चीज है, इसका एक वजूद है इकोसिस्टम का, ठीक है। तो वो एक कम्युनिटी है, कंसिस्टिंग ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक कम्युनिटी है। उसमें एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वर्म्स, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू एलिफेंट और टू बेनियन ट्री, ठीक है, ये उस कम्युनिटी में सारे आ जाते हैं। जब वो इंटरेक्ट करते हैं अपनी नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के साथ, ये जो एबायोटिक फैक्टर्स, थ्रू एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। देखें, दो मैंने बातें बताई थी आपको, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। एक एनर्जी फ्लो कर रही है सन से, जिस तरह प्लांट में, फिर आगे इस तरह, और एक न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो खत्म नहीं होता जब लाइन की डेथ हो जाती है, जो एनर्जी फ्लो है वो खत्म हो जाता है, मगर न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है। कैसे? उसकी जब डिकम्पोजर्स आते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो उनको वापस वो साइल में रिसाइकल होते हैं, साइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स फिर वो प्लांट्स जब उगते हैं तो वो उनको लेते हैं, ठीक है। तो वो ये न्यूट्रिएंट का साइकिल भी उसके साथ साथ चल रहा है, मगर एनर्जी का साइकिल वहां पे खत्म हो जाता है। फूड चेन या फूड वेब वहां पे खत्म हो जाती है, जहां पे टॉप प्रीडेटर जो है, टर्शरी या क्वार्टरनरी कंज्यूमर जो है, उसकी डेथ हो जाती है, वहां पे एनर्जी का साइकिल खत्म हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट का साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है आगे तक, क्योंकि वो एक लूप है। न्यूट्रिएंट्स जमीन से पौधे ने लिए थे, अब वो वापस फिर उसी तरह जमीन के अंदर चले गए, अर्थ में डिकम्पोज। जब वो डेड प्लांट या डेड एनिमल की डिकम्पोजिशन हुई तो न्यूट्रिएंट्स वापस चले गए, ठीक है ना। तो ये इकोसिस्टम में ये होता है। अच्छा जी, अगला सेक्शन जो सी है, ये है जी करेक्ट एंड करेक्ट या ट्रू फॉल्स, राइट, करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर ईच। जी, अ फूड वेब इज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथवे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। करेक्ट है कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, क्योंकि फूड वेब सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथवे नहीं है। सिंगल स्ट्रेट लाइन पाथवे है वो तो फूड चेन है। फूड, ये जो
अब फूड वेब है वो तो दैट इज डिफरेंट फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड, ठीक है ना। बहुत सारी जब फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। लिहाजा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज नैरो एट द बेस, नो, गलत। बेस पे तो वो नैरो नहीं होता, वो बेस पे तो वो वाइड है, ब्रॉड है, और इस तरह फिर ऊपर को टॉप पे नैरो होता है, ऐसे जैसे ट्राइंगल होती है, ठीक है। एंड ब्रॉड एट द टॉप, गलत है, इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट is entirely unnatural and harmful to life on earth। जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो मुकम्मल तौर पर कहते हैं अननेचुरल है और हार्मफुल है टू लाइफ ऑन अर्थ, ये इनकरेक्ट है। मैंने कहा था कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस सारी खत्म हो जाएं तो जमीन का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा, जहां पे कोई चीज ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है, जमीन बर्फ बन जाएगी। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, नेचुरल, एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका होना जरूरी है जमीन का, अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए, नहीं तो वो फ्रीज हो जाएगी। तो ये भी इनकरेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग is primarily accelerated by the excessive burning of fossil fuels। ग्लोबल वार्मिंग जो है ज्यादा तौर पर इसकी स्पीड कब तेज होती है, जब आप ज्यादा बर्निंग करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, बिल्कुल ठीक। जब आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, ऑयल, गैस एंड कोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह बनती हैं और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं और उसी से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस मींस organisms live completely independently of each other। No, they do not live independently of each other। एक दूसरे से आजाद नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये गलत से कहा, इंडिपेंडेंटली नहीं, डिपेंडेंटली। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हैबिटेट destruction, human activities like habitat destruction and pollution can cause ecological imbalance। बिल्कुल ठीक। जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं और उसका हैबिटेट एनिमल्स का तबाह कर देते हैं और आप पोल्यूशन काज करते हैं तो आप इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करते हैं, ये हमने पढ़ा है। यस, ये करेक्ट है बात, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इन प्रीडेशन both the predator and the prey benefit equally from the interaction। गलत है। प्रीडेशन में तो एक जो है वो हंट करके, किल करके दूसरे को खा जाता है, एक दूसरे से बेनिफिट तो नहीं करते, ये तो इनकरेक्ट। सिम्बियोसिस ओनली रेफर्स टू हार्मफुल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। नहीं, गलत। सिम्बियोसिस हमने 3 तरह की पढ़ी। ये कहता है सिर्फ नुकसानदेह तल्लक है एक दूसरे के साथ सिम्बियोसिस ना। सिम्बियोसिस में म्यूचुअलिज्म है जिसमें दोनों फायदे उठाते हैं। कोमेंसलिज्म है, कोई नुकसान नहीं, एक फायदा उठा रहा है, दूसरा नहीं उठा रहा, मगर उसको नुकसान कोई नहीं हो रहा। पैरासिटिज्म है जिसमें नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। ये स्टेटमेंट गलत है कि सिम्बियोसिस सिर्फ, उसने लिखा ओनली रेफर्स टू हार्मफुल रिलेशनशिप्स। सिर्फ हार्मफुल रिलेशनशिप्स नहीं है, हार्मफुल सिर्फ एक है वो जो पैरासिटिज्म है, बाकी दोनों जो है वो हार्मफुल नहीं है। अच्छा जी, इन कमेंसलिज्म वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड व्हाइल द अदर बेनिफिट्स। नो, द अदर बेनिफिट्स बिल्कुल ठीक है, बट द वन ऑर्गेनिज्म इज नीदर हेल्प्ड नॉर हार्म्ड। ना उसकी कोई मदद होती है, ना उसका कोई नुकसान होता है। जैसे हमने कहा था कि ये ऑर्किड्स एक बहुत बड़े दरख्त के ऊपर, ठीक है जी, या उस दिन हमने पढ़ा था कि वेल जो है उसके ऊपर वेरी स्मॉल सी लाइफ जो है वो लगी होती है और उसको कोई परवाह नहीं होती।
जबकि उनको फायदा हो रहा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे फूड की तलाश में उसके ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। व्हेल को तो पता भी नहीं होता कि ये मेरे ऊपर बैठे। अच्छा जी, इन म्यूचुअलिज्म बोथ स्पीशीज इन्वॉल्व रिसीव अ बेनिफिट। यस, दोनों स्पीशीज, दोनों इकसाम को फायदा हो रहा था। जैसे हनी बी और फ्लावर का हमने पढ़ा, हनी बी को भी फायदा है, फ्लावर को भी फायदा है एक दूसरे से। A tapeworm living in a human intestine is a classical example of parasitism. बिल्कुल, ये एक जबरदस्त मिसाल है पैरासिटिज्म की, कि टेपवर्म जो है आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर जो कीड़े बच्चों के मोस्टली होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, ये पैरासिटिज्म है। The Bengal tiger is currently listed as an endangered species, correct है। जिस तरह हमारा स्नो लेपर्ड है, ये बंगाल टाइगर भी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में और इंडियन बंगाल में, दोनों जगह पे ये बंगाल टाइगर मशहूर टाइगर है और ये एंडेंजर्ड है इस वक्त। एक्सटिंक्शन मीन्स अ स्पीशीज हैज अ डेंजरसली लो पॉपुलेशन बट स्टिल एग्जिस्ट। क्या ये मतलब है कि एक स्पीशी जो है बहुत खतरनाक हद तक उसकी पॉपुलेशन कम हो गई है, बहुत खत्म हो गई, बहुत थोड़ी रह गई है, मगर है थोड़ी सी? क्या एक्सटिंक्शन का ये मतलब है? नहीं, एक्सटिंक्शन का ये मतलब है कि उस किस्म का एक भी ऑर्गेनिज्म बाकी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। तो ये इनकरेक्ट है। Decomposers are usually placed at the very top level of a standard food chain. जी, डीकम्पोजर जो है ये फूड चेन का पार्ट है, फूड चेन के टॉप पे रखते हैं इनको, कहीं भी नहीं रखते। डीकम्पोजर फूड चेन में नहीं आते, ये न्यूट्रिएंट साइकिल में आते, ठीक है, फूड चेन का हिस्सा नहीं है। फूड चेन क्या है? फूड चेन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी की ट्रांसफर जो है, दैट इज फूड चेन, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, उसमें इसमें डीकम्पोजर्स शामिल नहीं होते फूड चेन में। The terms ecology and ecosystem mean exactly the same thing and can be used interchangeably. कहता है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो टर्म्स हैं, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी ये दोनों सिनोनिम हैं और इंटरचेंजेबली यूज हम कर सकते हैं। कि जहां पे इकोलॉजी लिखा है उसको हम इकोसिस्टम भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका वही मतलब है, और जहां पे इकोसिस्टम लिखा है वहां पे इकोलॉजी लिख सकते हैं, उसका वही मतलब है। क्या ये बात दुरुस्त है? नो, गलत। इकोलॉजी तो स्टडी है लिविंग थिंग्स की इंटरेक्शन विद द लिविंग थिंग्स एंड विद नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, वो तो एक स्टडी। और इकोसिस्टम तो एक फिजिकल कम्युनिटी है ऑर्गेनिजम्स की जो इंटरेक्ट करती है विद नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। अच्छा, आंसर इनकरेक्ट है क्योंकि इकोलॉजी इज द स्टडी और साइंस एंड इकोसिस्टम इज द एक्चुअल फिजिकल सिस्टम दैट इज बीइंग स्टडीड, एक्चुअल फिजिकल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है जी यस और नो वाला सेक्शन डी जो है, यस एंड नो क्वेश्चंस। अच्छा, पहला है इज अ फूड चेन अ सिंगल लीनियर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? अ सिंगल लीनियर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यस, बिल्कुल। फूड चेन जो है सिंगल लीनियर, हम सिर्फ फूड चेन एक आइडिया है। हम कहते हैं कि ये प्लांट है, प्रोड्यूसर, और ये ग्रास हापर है। हमने एक ग्रास हापर को लिया और ग्रास हापर को आगे हमने कहा कि ये फ्रॉग है, वो खा गया, और फ्रॉग को आगे लाइक ईगल खा गया या फॉक्स खा गया या कोई और खा गया, ठीक। वो हम एक लेते हैं, ये तो एक आइडिया, हालांकि इस तरह है नहीं, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं है। प्रैक्टिकली तो फूड वेब है, इसलिए कि मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स पे एक एनिमल हो सकता है। वो यानी
हर्बीवोर भी हो सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है। अब आप ह्यूमन बीइंग ले, मुझे बताएं आप प्राइमरी कंज्यूमर हैं कि नहीं है? आप एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, साग खाते हैं, स्पिनिच पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, आलू खाते हैं, आप हर्बीवोर हैं ना? ठीक। और आप चिकन खाते हैं, खाते हैं ना चिकन? चिकन क्या मीट है ना? तो आप कार्निवोर हैं, इसका मतलब आप सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। ठीक है। और वो जो चिकन है वो क्या खाता है? वो ग्रेन्स खाता है, दाने। आप गंदम डाल दें चिकन को कुछ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप फिश खाते हैं, सैमन। सैमन फिश बहुत मशहूर फिश है ना, वो खाते हैं ना? वो क्या खाती है? वो छोटी फिश को खाती है। तो आप टर्शरी कंज्यूमर भी हैं। तो आपके कितने ट्रॉफिक लेवल हैं? जो होमोसेपियंस है ह्यूमन, उसके कितने ट्रैफिक लेवल्स हैं? इसलिए ये जो फूड चेन हम बात करते हैं, ये तो एक समझाने के लिए आइडिया देते हैं। प्रैक्टिकली फूड चेन कोई एक नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स पे हो सकता है, जिस तरह ह्यूमन बीइंग मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स पे है। ठीक है। तो इसलिए यस, वो एक लीनियर सीक्वेंस है एनर्जी ट्रांसफर का। एनर्जी क्या, सिर्फ समझाने के लिए कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, कहां तक जाती है। ठीक है, टॉप प्रीडेटर तक। डज अ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल फूड चेन? नो, फूड वेब में एक फूड चेन तो नहीं होती, ये तो डिफरेंट मल्टीपल फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फूड वेब में, तो ये नो है। इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड ब्रॉड एट द बेस? यस, इकोलॉजिकल पिरामिड बेस पे ब्रॉड होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स की तादाद ज्यादा है, उनका वेट ज्यादा है, वहां पे एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो ब्रॉड है नीचे से, और ऊपर नैरो होता है। इज मीथेन कंसिडर्ड अ ग्रीन हाउस गैस? यस, CH4 जो है ग्रीन हाउस गैस। Does global warming cause a decrease in the Earth's average temperature? क्या ग्लोबल वार्मिंग से जमीन का औसत टेम्परेचर जो है वो कम होता है? नो, बढ़ता है। Do organisms in an ecosystem depend on their physical environment for survival? क्या एक इकोसिस्टम में जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड कर रही होती है? यस, लाइट चाहिए लिविंग थिंग को, पौधे को कि नहीं चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। वाटर चाहिए, चाहिए। न्यूट्रिएंट्स जमीन के अंदर से जो लेते हैं वो पौधे को चाहिए, यस चाहिए। पौधे को हवा चाहिए, स्पेस चाहिए, यस। तो पौधे को नॉन लिविंग थिंग्स, हर ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग्स की जरूरत होती है। ठीक है। तो वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट, जो सारी चीजें मैंने गिनवाई हैं, टेम्परेचर वगैरह भी, ह्यूमिडिटी, एयर, इस ये सारी फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसकी उसको जरूरत होती है। ये आंसर यस है। इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बेनिफिशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी? क्या जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, यानी किसी इकोसिस्टम में एक स्पीशी है, उसको आप उसकी ओवर हंटिंग करके खत्म करते जा रहे हैं, ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, क्या ये बायोडाइवर्सिटी जो है, यानी हर किस्म उस इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म की जितनी किस्में मौजूद हैं, वो उन सारी किस्मों को कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी आप, ठीक है, उन सब को आपने प्रिजर्व करना है और इकोसिस्टम को स्टेबल बनाना है, एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। क्या जब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा तो इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी और बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व रहेगी? क्या ये बेनिफिशियल है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस? नो। डज अ प्रीडेटर ऑलवेज किल इट्स ओन प्रे टू ऑब्टेन फूड? यस, प्रीडेटर हमेशा अपने प्रे को, अपने शिकार को पहले मारता है, फिर उसको खाता है, फिर उससे एनर्जी लेता है, फूड लेता है। इज सिम्बियोसिस
अ शॉर्ट टर्म टेम्परेरी इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज, नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म लास्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर नो है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म होती है। इन कमेंसलिज्म इज द होस्ट ऑर्गेनिज्म हार्म्ड बाय द इंटरेक्शन, होस्ट जिसके ऊपर एक दूसरा ऑर्गेनिज्म जिससे फायदा ले रहा है, जिससे फायदा ले रहा है वो होस्ट, ठीक है। और क्या कमेंसलिज्म में जो होस्ट है उसको नुकसान हो रहा होता है? नहीं, होस्ट को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, ना उसको फायदा हो रहा होता है, जो उसके ऊपर होता है उसको बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, डू बोथ स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप? जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है यानी म्यूचुअलिज्म जो है, उसमें क्या दोनों इकसाम जो हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनको फायदा हो रहा होता है? यस, हो रहा होता है। इज द पैरासाइट हार्म्ड इन अ पैरासिटिक रिलेशनशिप? जब एक पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है, पैरासाइट टेप वर्म है आपके इंटेस्टाइन में, या लाइस है आपके बालों में, जुएं जिनको कहते हैं, क्या वो पैरासाइट जो है उसको नुकसान हो रहा है कि आपको हो रहा है? आपको हो रहा है, तो पैरासाइट को तो नहीं हो रहा ना, तो नो है इसका आंसर, पैरासाइट को कोई नुकसान नहीं हो रहा। दी होस्ट इज हार्म, नुकसान आपको हो रहा है, बीमार आप हो रहे हैं, पैरासाइट तो फायदा उठा रहा है। इज द इंडस रिवर डॉल्फिन एन एंडेंजर्ड स्पीशीज? यस। कैन एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज naturally reappear once the last individual dies? एक जो एक्सटिंक्ट स्पीशी है, जब उसका आखिरी इंडिविजुअल, आखिरी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी भी डेथ हो जाती है, तो क्या वो स्पीशी जो है दोबारा जिंदा हो सकती है? नो। जब आखिरी इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो फिर वो जमीन से फारिग, डायनासोर दोबारा नहीं आएंगे। नेक्स्ट है जी अगला सेक्शन, वन वर्ड आंसर, एक लफ्ज में आपने आंसर देना है क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लीनियर सीक्वेंस, व्हाट इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कॉल्ड? चेन। ठीक है, फूड चेन है ना। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फीडिंग इंटरेक्शंस कॉल्ड? फीडिंग इंटरेक्शंस का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है, यानी फूड चेन्स का एक पेचीदा नेटवर्क जो है, उसको क्या कहते हैं आप? वेब, फूड वेब। व्हाट डायग्राम shows the relationship between trophic levels in terms of energy or biomass? बताएं वो कौन सी डायग्राम है जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में रिलेशनशिप शो करती है कि ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है? इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, नीचे एनर्जी ज्यादा है, बायोमास नीचे ज्यादा है, ऊपर कम, ऊपर कम, ऊपर कम, ऊपर कम, नैरो होता जाता है। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड, इसका आंसर एक ही लफ्ज में आप देना है। व्हाट नेचुरल प्रोसेस ट्रैप्स हीट यूजिंग एटमॉस्फेरिक गैसेस? ग्रीन हाउस। उस नेचुरल प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, जब गैसें ट्रैप करता है वो। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर कॉल्ड? जी, जब एवरेज टेम्परेचर जमीन का लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है, पिछले 60-70 सालों से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म इंक्रीज है ना। और एवरेज टेम्परेचर इसका जमीन का क्या कहते हैं? वार्मिंग कह लें या ग्लोबल वार्मिंग कह लें, एक ही बात है। ठीक है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स organisms depending on each other and their environment? इंटरडिपेंडेंस, ये तो आपको फौरन पता चल जाएगा। What term describes a disturbed state of an ecosystem? जब एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो क्या आप कहेंगे इसको? इम्बैलेंस।
What interaction involves a hunter killing its prey? जी, उसको क्या कहते हैं आप? प्रीडेशन पढ़ा है आपने, इसके ऊपर बाकायदा एक लेक्चर में बहुत बड़ा पार्ट था प्रीडेशन. What is the general term for a close long term relationship between different species? Symbiosis. Which type of symbiosis benefits one species and leaves the other unaffected? किस तरह का सिम्बियोसिस जो है उसमें एक स्पीशी बेनिफिट करती है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, अनअफेक्टेड. कमेंसलिज्म. Which type of symbiosis benefits both participating species? Mutualism में दोनों को फायदा हो रहा है. Which type of symbiosis benefits the parasites but harms the host? Parasitism में host को नुकसान हो रहा होता है. What status is given to a species facing a very high risk of extinction soon? जिसको बहुत बड़ा रिस्क हो कि ये बहुत जल्द खत्म होने वाली है, उस स्पीशीज को क्या कहेंगे? Endangered species. What is the permanent disappearance of a species called? Extinction. Extinction. Permanent disappearance of a species. मुस्तकिल तौर पर गायब हो गई है जमीन से कुछ ऑर्गेनिज्म की कोई किस्म, तो वो एक्सटिंक्शन कहलाती है. What is the branch of biology that investigates the relationships of organisms to each other and their physical surroundings? Ecology. ठीक है जी. अच्छा जी, ये मैंने आपको ये बताना था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करेंगे. अब ये देखें, मैंने ये 5 डिफरेंट टाइप्स बनाई हैं और ये 5 डिफरेंट टाइप्स में वही क्वेश्चन जो पहले 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज में थे, डिफरेंट तरीके से आगे करेक्ट इनकरेक्ट, यस और नो, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मैंने उन्हीं को जानबूझ के, कोई नया सवाल नहीं है. पहले 15 जो थे, अगले 4 जो हैं उनमें वही 15 मैंने दोहराए, मगर एग्जाम में ऐसे नहीं होगा. ये मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए डिफरेंट वर्डिंग्स यूज किए हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज किए. ठीक है, तो एग्जाम में पैटर्न तो तकरीबन इस तरह का ही होगा, जिसमें एक क्वेश्चन शॉर्ट वो भी होगा, डेफिनेशंस वगैरह. ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, प्रीडेशन क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या है, सिम्बियोसिस क्या है, हम इस तरह की वो चीजें भी आएंगी. मगर जनरल कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए इस तरह का पेपर मैं आपको दूंगा. ठीक है, तो इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे. मसलन मैं ये पूछ सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. आपको पाएंगे मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स की मिसालें दें जो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स ऑक्यूपाई करते हैं. मैं से ह्यूमन बीइंग आपको बताया कि हम क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं, टर्शियरी कंज्यूमर भी हैं. तो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स हमारे हैं. इस तरह और भी हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ब्राउन बेयर, ये जो भूरे रंग का बेयर होता है, ये हर्बीवोर भी है, कार्निवोर भी है. ये बेरीज और रूट्स भी खाता है और ये बाकी जो सैमन फिश होती है वहां से उसको भी खाता है. फिर पिग्स, जो वाइल्ड बोर, जंगली सूअर जो होते हैं, ये आपको पता है पौधों की जड़ें पौधे खाते हैं, ये कमाद की गन्ने की फसल को तबाह कर देते हैं. फ्रूट्स भी खाते हैं और ये इंसेक्ट्स और स्मॉल रोडेंट्स, ये चूहे उनको भी खा जाते हैं. ठीक है, स्पाइडर्स, कुछ स्पाइडर्स ऐसे हैं जो नेक्टर, जो प्लांट्स के फ्लावर से नेक्टर जो है उसको भी सक करते हैं और अपना वो जो अपना वेब बनाते हैं. स्पाइडर जो वेब बनाता है, जाला बनाता है, उसके अंदर वो छोटे इंसेक्ट्स को भी कैप्चर करके उनको भी खा जाता है. तो ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स है ना इन सब के. तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ. मैं ये भी पूछ सकता हूँ, why are decomposers not incorporated into food chains and food webs? Decomposers जो हैं
वो फूड चेन्स या फूड वेब का पार्ट क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि डीकम्पोजर्स जो हैं, जब वो उनका प्रोसेस मुकम्मल होता है तो वो एनर्जी नहीं पैदा होती, वहां पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही होती। इस तरीके से, जिस तरीके से प्लांट्स से रैबिट में और डियर में और गोट में और बफलो में और काऊ में गई, वहां से रैबिट से जिस तरीके से आगे गई, फॉक्स में लोमड़ी ने रैबिट को पकड़ के खा लिया, और फॉक्स को टाइगर ने या लायन ने या लेपर्ड ने खा लिया। इस तरीके से डीकम्पोजिशन के बाद आगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। एनर्जी दोबारा उधर से ही आएगी, सन से ही। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, सन से एनर्जी आएगी, फोटोसिंथेसिस होगी, और प्लांट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर है वो। और प्लांट जो आगे एनर्जी ट्रांसफर करेगा एनिमल्स को, कितनी करेगा मैं ये पूछूंगा? 10%। और जो हर्बीवोर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को कितनी करेंगे? जो उनके पास 10% आई थी उसका 10%। और आगे जो सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर है, वो भी आगे 10 अपनी का 10% आगे करेंगे। ठीक है, 90% एनर्जी, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, 90% एनर्जी रास्ते में एज हीट खत्म हो जाती है, सिर्फ 10% अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाती है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूं। ये आप, इससे पता चलेगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। ट्रॉफ, ये अब ट्रॉफिक लेवल, बार बार मैं ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफ भी पूछ सकता हूं कि ट्रॉफ का क्या मतलब है। ट्रॉफ जब भी लफ्ज आएगा तो आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए कि इसका मतलब यह है कि फूड, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो उनमें फूड कहां से आती है, एनर्जी फ्लो किस तरह है वहां पे, उसको कहते हैं ट्रॉफ। जैसे ऑटोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, प्लांट्स, एल्गी, कुछ बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया उनको कहते हैं, वो भी अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, फोटोट्रॉफिक जो सनलाइट से खुराक बनाते हैं, फोटो लाइट हो कहते हैं, फोटोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें जो हैं, जो मैं दरमियान में लेक्चर देते हुए आपकी बुक में हैं या नहीं है, जब मैं समझाता हूं तो वो आपने अपने जहन में रखनी है। ये सारी वही चीजें, ये मैंने ट्रॉफ के ऊपर ही ये सारा कुछ बताया हुआ। खैर, ये कुछ और भी है। व्हाट इज मेंट बाय द ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? यस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के ट्रॉफिक लेवल से क्या मुराद? जब आप कहते हैं कि जी इस ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल, तो क्या मतलब? उसकी फूड चेन में और फूड वेब में कहां पे पोजीशन है। प्रोड्यूसर जो प्लांट्स हैं, उनका ट्रैफिक लेवल क्या है? पहला। प्राइमरी कंज्यूमर का ट्रैफिक लेवल क्या है? हर्बीवोर्स जो प्लांट्स को खाते हैं, सेकेंड ट्रैफिक लेवल। कि उनकी फूड चेन में पोजीशन कहां पे है, उसको ट्रैफिक लेवल कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ट्रैफिक लेवल की फूड चेन में उसकी पोजीशन कहां पे, किस लेवल पे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये सारा ट्रॉफ, तो ये मैंने आपको एक लेक्चर आज दिया है जो आप पैटर्न का पूछे। साइंस में इस तरह का पैटर्न हो सकता है, ये नहीं कि इसके अलावा और कोई चीज नहीं पूछी जा सकती, और डिफरेंट तरीके से भी, मगर होगी इसी तरह। बच्चों के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में चेक करूंगा कि क्या आपने उनको रोट लर्निंग करवाई हुई, रट्टा लगवाया हुआ है, या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो बस इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।